गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सामाजिक विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधियां कौन सी हैं और प्रविधियां कौन सी हैं। उनके दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक परंपरागत शिक्षण विधि, एक आधुनिक शिक्षण विधि। परंपरागत शिक्षण विधियों में मैंने आपको बताए थे पाठ्य पुस्तक विधि, कहानी विधि और व्याख्यान विधि। इन तीनों विधियों में शिक्षक सर्वसर्वा होता है, कक्षा का नेता होता है और अधिक सक्रिय वही रहता है। बालकों की भूमिका इसमें बहुत कम होती है, नगण्य रहती है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती और बालकों को ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन ठीक इसके विपरीत दूसरे प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ हैं उन्हें आधुनिक शिक्षण विधियाँ कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ कह सकते हैं। उन शिक्षण विधियों में बालकों की रुचियों का, क्षमताओं का, आवृत्तियों का, उनके मानसिक उम्र का आदि चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षण कराया जाता है। इसमें जो प्रमुख विधियां हैं, प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, सोशल रेसिटेशन विधि जिसे समाजीकृत व्यक्ति विधि कहते हैं, प्रश्नावली, टीम टीचिंग, डिस्कशन, पर्यटन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इन सब का ध्येय, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड है चाहे वो मॉडर्न मेथड है, सबका एक ही ध्येय है कि हम बालकों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रदान करें। लेकिन अंतर सिर्फ यही है कि आधुनिक शिक्षण विधियों में बालक सर्वेसर्वा होता है, बालक ज़्यादा सक्रिय रहता है बजाय शिक्षक के। शिक्षक की जो भूमिका होती है एक पथ प्रदर्शक की होती है, जिससे बालक करके सीखते हैं। इससे बालकों में रचनात्मक कार्यों का विकास होता है, रचनात्मक कौशल विकसित होता है, उनकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, उनकी लॉजिकल पावर बढ़ती है। इस तरह से आधुनिक शिक्षण विधियों पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, इसीलिए इनको मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि कहा गया है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर्वेक्षण। एक लघु समुदाय में सर्वेक्षण किस तरह से आयोजित करते हैं, उसकी योजना किस तरह से बनती है और किस तरह से उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो बात करते हैं कि सर्वेक्षण एजुकेशन में आया क्यों। मैं आपको 18वीं सदी की बात बताता हूं। यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति आई थी उस समय यह टर्म अस्तित्व में आया और औद्योगिक क्रांति के दौरान जो भी उद्योग खुले उन उद्योगों की प्रभावशीलता को देखा, उनके आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी उसके लिए सर्वेक्षण किया गया, उसका सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया। लेकिन शिक्षाविदों ने सोचा कि जिस तरह से औद्योगिक क्रांति में सर्वेक्षण का बहुत बड़ा योगदान था और वो क्रांति सफल हुई, उससे दुनिया भर में न केवल यूरोप में बल्कि दूसरे महाद्वीपों में भी औद्योगिक इकाइयाँ इतनी अधिक लगीं कि आज पूरा विश्व कलयुग हो गया। कल मतलब मशीन का युग। और जो मैन पावर थी, आदमी की जो शक्ति हम इस काम में लेते थे, वो शक्ति आदमी की बच गई और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग अर्न करने लगे, लेकिन बेरोजगारी की जो संख्या है वो बहुत अधिक बढ़ गई। इसी बात को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण विधियों के अलावा एक ऐसा सर्वेक्षण भी रखा जाए जिससे समाज के हालात का हमें पता चले। समाज के हालात क्या चल रहे हैं, किस तरह से उनकी एजुकेशन चल रही है, किस तरह से उनके अर्न करने के साधन हैं, उनके रोजगार के क्या साधन हैं, रोजगार के अवसर क्या हैं, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, मृत्यु और जन्म दर क्या है, घनत्व क्या है। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए सरकार ने, हमारे शिक्षाविदों ने और समाजशास्त्रियों ने, सब ने ये बात रखी कि सर्वेक्षण के द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं। 100% सत्य नहीं तो 80% सत्य तो सर्वेक्षण के माध्यम से लगाया ही जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न सामाजिक समस्याओं के ऊपर मीडिया अलग अलग सर्वे करता है, कभी वोटिंग पर करता है, कभी सामाजिक समस्याओं पर करता है। अभी हाथरस की जो घटना हुई है उस पर भी ऑनलाइन बहुत से लोग जो सर्वेक्षण कर रहे हैं कि इसके पक्ष में कितने लोग हैं, विपक्ष में कितने लोग हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर मंथन कर रहे हैं।
तो मेरा कहने का भाव यही है कि सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो विधि है, सर्वश्रेष्ठ जो टेक्निक है वो है सर्वेक्षण टेक्निक। सर्वेक्षण के माध्यम से हम आसानी से समाज की समस्याओं को समाधान के लिए गवर्नमेंट के पास सिफारिश भेज सकते हैं। जो स्थानीय प्रशासन होता है जिसमें ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, इन सब में हम आसानी से अपनी बात को रख सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, कृपया इन समस्याओं का समाधान कीजिए। क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं वो सब टैक्स पे ही हैं, किसी न किसी रूप में सब टैक्स देते हैं। तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम अपने और दूसरों के विकास की बात करें, हम अपने अधिकारों की मांग करें। मान लीजिए सफाई की बात है, अगर हमारे गांव में सफाई नहीं होती, हमारे शहर में सफाई नहीं होती, तो ये हमारा दायित्व है और नगर पालिका या ग्राम पंचायत का ये कर्तव्य है कि हम उनको अवगत कराएं और वो लोग हमारे काम को करें। ठीक है, इस तरह से सर्वेक्षण की जो टर्म आई इसीलिए आई कि इसके माध्यम से हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। बात आती है कि सर्वेक्षण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये दो शब्दों से हुई इसकी। इन दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई, सर और वे। सर का मतलब होता है सुस या सौर, जिसका अर्थ होता है ऊपर से। और बे का मतलब होता है वियर, और इसका अर्थ होता है देखना। इस प्रकार ये कहा जा सकता है सर्वे जो शब्द है उसका हिंदी पर्याय है सर्वेक्षण। प्रॉपर शब्द सर्वे का जो पर्याय है सर्वेक्षण है, जिसका अर्थ होता है ऊपर से देखना। ऊपर से देखने से तात्पर्य यह नहीं है कि छत पर चढ़कर देखें। ऊपर से देखने का तात्पर्य है कि हमारे समाज में जो समस्याएं हमें व्याप्त लग रही हैं कि भाई इन समस्याओं से हमारे अक्सर लोग जो जूझते रहते हैं, उन समस्याओं का एक हमें अनुसूची बनानी चाहिए। उस अनुसूची के हिसाब से ही हमें उस छोटे समुदाय जो हमने सर्वे के लिए लिया है उसके सभी लोगों के पास जाएं और देखें, उनसे बात करें, तो उनकी समस्याओं का पता चल जाएगा। अर्थात आपने जो देखा वो महसूस किया। इस तरह से कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण ऊपर से देखने को कहते हैं। सामान्यतः अवलोकन को बहुत से लोग निरीक्षण भी कहते हैं, कुछ लोग पर्यवेक्षण भी कहते हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों में एक, दो और तीन, तीनों में अंतर है। सर्वेक्षण का मतलब सर्वे को सर्वेक्षण कहते हैं, इंस्पेक्शन को निरीक्षण कहते हैं और पर्यवेक्षण को सुपरवाइज कहते हैं, सुपरविजन कहते हैं। तीनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है। इसका तात्पर्य तीनों का यही है कि ऊपर से देखने को ही हम सर्वे कहते हैं, निरीक्षण भी करते हैं और पर्यवेक्षण भी ऊपर से ही पर्यवेक्षण भी ऐसे ही करते हैं, निरीक्षण भी ऐसे ही करते हैं, सर्वेक्षण भी ऐसे ही करते हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि किसी भी चीज की ऊपरी जानकारी प्राप्त करना ही सर्वेक्षण है। अब बात करते हैं सर्वेक्षण की परिभाषा। सामाजिक सर्वेक्षण की जो परिभाषाओं की बात करते हैं तो वर्गेश महोदय कहते हैं एक समुदाय का सर्वेक्षण
सामाजिक विकास की, देखिए बात, सामाजिक विकास की संरचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका मतलब है हमारे समुदाय में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसी योजना तैयार करना सर्वेक्षण के आधार पर, जिससे हमारे समाज की जो समस्या है वो निश्चित रूप से वास्तविक स्थिति में खत्म हो जाए, या रचनात्मक योजना। इस उद्देश्य से किया गया वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थात वह अध्ययन, अर्थात वह निरीक्षण, वह सर्वेक्षण जो समाज में व्याप्त, समुदाय में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया हो, लेकिन तथ्यात्मक दृष्टि से वो वैज्ञानिक हो। अर्थात उस सर्वेक्षण में जो प्रयुक्त किए गए टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, वो सब वैधानिक होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से वर्गीस महोदय कहते हैं। दूसरा है मोर्स। इन्होंने कहा है कि सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति, समाज की स्थिति क्या चल रही है और समस्या क्या है, और एक निश्चित जनसंख्या के पारिभाषित उद्देश्यों के लिए, देखिए बात को देखिए यहाँ, पारिभाषिक उद्देश्यों के मतलब जब हमने सर्वेक्षण का निर्धारण किया कि हम सर्वेक्षण करना क्यों चाहते हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका उद्देश्य है समाज में व्याप्त प्रॉब्लम को दूर करना के लिए वैधानिक तथा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण की एक पद्धति है। जब हमने आंकड़े एकत्रित कर लिए तब हम उनको इंटरप्रेट करेंगे, विश्लेषित करेंगे। विश्लेषित करने के बाद ही हम उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। जब तक हम समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे कि भाई समस्या किस किस की है, किस वर्ग में है, किस धर्म में है, किस जाति में है, विवाहित और अविवाहित में है, कृषक और नॉन कृषक में है, नौकरी पेशे वाले और बेरोजगारों में है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का अध्ययन करने के लिए जो वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करते हैं हम, उसकी पद्धति मोर्स महोदय ने कहा है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि यह विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले लोगों के संबंध में, अब यहाँ देखिए आप, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संबंध में, इसका मतलब सीमांकित कर दिया, एक लघु समूह कर दिया, एक छोटा क्षेत्र बना दिया कि सामाजिक तथ्यों का आकलन किया जाता है। मतलब जो फैक्ट्स हैं, सोशल फैक्ट्स, उनको एकत्रित किया जाता है, उनका आकलन किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनका असेसमेंट किया जाता है, तथा उनकी सामाजिक समस्याओं के बारे में, सामाजिक समस्याओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर, वास्तविक जानकारी वैज्ञानिक अध्ययन से होगी, टूल्स उसमें काम में लेने पड़ेंगे, विभिन्न तरीकों से हमें सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ेगी, वास्तविक जानकारी प्राप्त कर उनका निदान मीन्स क्या कारण रहे ऐसी स्थिति होने का। जिस तरह से हम जब बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे 3 दिन से बुखार है, 4 दिन से बुखार है, डॉक्टर हमें कुछ जांचों के लिए सलाह देता है कि जांच करवाइए। वो जांच क्यों करवा रहे हैं? उस बुखार का कारण जानने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो समाज में व्याप्त प्रॉब्लम्स हैं उनकी वास्तविक जानकारी प्राप्त कर उनका कारण जानना, निदान मीन्स कारण। और जब हमें कारण पता चल जाएगा किस कारण से है, अशिक्षा की वजह से है, बेरोजगारी की वजह से है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से है, ग्रामीण परिवेश की वजह से है, गंदगी की वजह से है, जो भी है उन सारी चीज़ों का हमें पता चल जाएगा। और जब बीमारी का पता चल जाता है तो इलाज आसान है। इस तरह से ये जो सर्वेक्षण विधि है सिर्फ सामाजिक समस्याओं को अध्ययन करने के लिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, उनके निदान के लिए, उनके उपचार के लिए यह विधि प्रयुक्त की जाती है। अब बात करते हैं सर्वेक्षण की विशेषताओं के बारे में। सामुदायिक सर्वेक्षण की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं?
जैसे पहली विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति। इसका तात्पर्य है हम किसी समुदाय की समस्या का या किसी प्रॉब्लम्स का सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसके लिए इस विधि को, इस टेक्निक को वैज्ञानिक माना है। क्यों? वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं? जो प्रमाणिक हो। और यह विधि प्रमाणिक किस लिए है? क्योंकि हम समुदाय के विभिन्न लोगों से, समुदाय के विभिन्न फैमिलियों से, समुदाय के विभिन्न उम्र के एज ग्रुप के लोगों से अलग अलग चर्चा करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, तब जाकर हमारे सामने उनकी समस्याएं आती हैं। फिर हमको विश्लेषित करते हैं और क्रमबद्ध रूप से, तथ्यात्मक रूप से हम उस समस्या की निदान तक पहुंचते हैं और निदान के बाद उपचार की सोचते हैं। यदि हमारे स्तर का उपचार है, हम उपचार से तात्पर्य है उस समस्या का समाधान है, तो समुदाय एकत्रित होकर उस समस्या पर काम करेगा। और यदि समुदाय के स्तर की बात नहीं है तो सरकार तक उसकी सिफारिशों को भेजा जाएगा और वह एक रूट चार्ट, एक प्लान बना देना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसीलिए इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा गया है। दूसरा, समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। इसका तात्पर्य है हमें यह पता करना है कि हमारे समुदाय में समस्या क्या है और वो समस्या उत्पन्न क्यों हुई। जैसे बेरोजगारी, ये एक समस्या हमारे सामने उभर कर आई कि भाई आज की डेट में हमारे समुदाय में बेरोजगारी बहुत है। तो बेरोजगारी क्यों है, पहले तो इसका अध्ययन करना है हमें। जनसंख्या वृद्धि के कारण है, या मशीनों के प्रयोग के कारण है, या शैक्षिक स्तर में कमी है, या फिर जागरूकता का अभाव है, या अन्य कोई कारण है। ये सारे कारण हमें बेरोजगारी के पता करना पड़ेंगे, अर्थात हमें उस समस्या का अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे उसका समाधान संभव नहीं है। सर्वेक्षण विधि एक ऐसी ही विधि है जो समुदाय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का यह अध्ययन करती है और उसके बाद उसका उपचार सुझाती है। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि यह विधि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही श्रेष्ठ विधि किसको कहा गया है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, ज्ञात समग्र का प्रतिनिधित्व। ज्ञात समग्र से तात्पर्य है संपूर्ण जो हमें जानकारी है उसका प्रतिनिधित्व सर्वेक्षण करता है। जो क्षेत्र हमने चुना है, जो गांव चुना है, शहर चुना है, वार्ड चुना है, या किसी एक समुदाय को चुना है, छोटा समुदाय, जैसे उसमें मुस्लिम समुदाय है, हिंदू समुदाय है, सिख समुदाय है, दूसरे पहाड़ी समुदाय हैं, दूसरे जनजातीय समुदाय हैं, किस तरह का जो हमने चुना है समुदाय, उसका प्रतिनिधित्व सर्वेक्षण में किया जाता है। अगला है सरकारी प्रक्रिया। अब सरकारी प्रक्रिया का जो तात्पर्य है यहाँ दो तरह से है। एक तो सामाजिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनके समाज समय समय पर जानकारी प्राप्त करती रहती है, उन समस्याओं का समाधान का भी प्रयास करती रहती है।
और कुछ हद तक समस्याएं सॉल्व भी होती हैं। दूसरा है जो अध्ययन किसी एनजीओ ने किया है, किसी व्यक्ति ने किया है, किसी छोटे समूह ने किया है, उस अध्ययन से जो प्राप्त हमारे आंकड़े हैं उनका हमें इंटरप्रेट करना है, समस्या का गहन अध्ययन करना है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी है और फिर उसके उपचार के लिए हमें सुझाव भी देने हैं कि इस तरह से इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये सरकारी प्रक्रिया के द्वारा उस समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। और लास्ट है समाजशास्त्रियों के लिए उपयोगी। समाजशास्त्रियों के लिए उपयोगी कैसे है? समाजशास्त्रियों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसके माध्यम से जो अध्ययन हमने अभी किया है वो अगले 10 साल में प्रभावी है कि नहीं, इसका अध्ययन समाजशास्त्री 10 साल बाद करेंगे, पता कर लेंगे कि समाधान अभी वही स्थिति है या बदल गई है या इसके समाधान के लिए और प्रयासों की ज़रूरत है या कम प्रयासों की ज़रूरत है। इस तरह से वो उसका फर्दर उसके अध्ययन के लिए, फर्दर स्टडी के लिए वो लोग इसको प्रयुक्त करते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण विधि के माध्यम से जो हमारे सामुदायिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद। अब कल वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में जो हमारी बात चली थी वो बात चल रही थी कि सर्वेक्षण कब शुरू हुआ, इसका प्रादुर्भाव क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। इन सब का अध्ययन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जब पहुंचते हैं तो हम सर्वेक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। इसके उद्देश्य क्या हैं, जो सामुदायिक सर्वेक्षण हमने चुना गया है हमारे द्वारा, उसके उद्देश्य क्या हैं। जिसमें पहला उद्देश्य है सामाजिक दशाओं एवं समस्याओं का अध्ययन। अध्ययन करना। सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है पहला, सामाजिक दशाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करना। जैसा अभी मैं आपको बताया था पिछले क्लास में कि हमारे समाज में समस्याएं व्याप्त क्यों हैं, उनकी दशाएं क्या हैं, किस स्थिति के कारण ऐसा हुआ, इन सब का पता लगाना इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कार्य कारण संबंधों की खोज। कार्य और कारण से तात्पर्य है समस्या और निदान